अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान के महीने में ज़कात का हिसाब लगाने का सबसे आसान तरीका, तो आप ज़कात को कैसे निकालेंगे, ज़कात का हिसाब कैसे लगाना है, तो ये मुफ्ती एम कासमी साहब कुरान और हदीस की रोशनी बता रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़कात निकालने का सबसे आसान तरीका है। तो चलिए आप लोग को वीडियो दिखाते हैं, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। रमज़ान का महीना बहुत बिज़ी रहता हूँ मैं, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत सारी बातें जो मैं बताना चाहता था, बहुत सारी बातें जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता था, वो नहीं सिखा पा रहा हूँ। तो सोचा कि चलो जहाँ मौका होगा, जैसे भी मौका होगा, दीन की बात आप लोगों तक पहुँचानी है। तो भाई आज छत पे मौका मिला तो हम बैठ गए छत पर ही। थोड़ा सा डिफरेंट व्यू भी हो जाएगा और ज़कात के मसले भी हो जाएंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ज़कात की कैलकुलेशन कैसे करें, ज़कात कैसे निकालना चाहिए, है ना। क्या आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। जिस तरह से नमाज फ़र्ज़ है, इसी तरह से ज़कात भी फ़र्ज़ है। बात समझ आ रही है। लेकिन ज़कात का थोड़ा सा फ़र्क ये है कि ज़कात अल्लाह ताला ने मालदारों पर फ़र्ज़ फरमाई है, और अल्लाह की नज़र में मालदार कौन है? जो साहिब निसाब हों। और साहिब निसाब किसको कहा जाता है? कि जिसके पास इतना अमाउंट हो, जितने रुपए में 52.5 तोला चांदी मार्केट में आ रही है, इतना अमाउंट अगर किसी के पास हो तो वो साहिब निसाब कहलाता है और उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो रही है कि नहीं हो रही है, और हम ज़कात की कैसे कैलकुलेशन करें? तो आज मैं बहुत सारी काम की बातें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पहले तो मैंने एक पूरा चार्ट बना के रखा हुआ है। आप जो चीज़ें जोड़ेंगे, यानी आपको कौन सी चीज़ें जोड़नी चाहिए ज़कात की कैलकुलेशन करते टाइम, और कौन सी चीज़ें माइनस करना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग ये माइनस प्लस करते हैं। तो आपके पास ये सारी चीज़ों, अगर ये सारी चीज़ें अगर हों तो इन सबको जोड़ लीजिए, या इसमें से कुछ चीज़ें हों तो कुछ को जोड़ लीजिए। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इन 12 चीज़ों में से जितनी भी चीज़ें आपके पास हों वो आप प्लस कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको माइनस क्या करना है। तो जो कुछ आपने जोड़ा है उसमें से फिर माइनस कर दीजिएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 चीज़ें माइनस कर दीजिएगा, है ना, या जितनी भी माइनस आपको करनी हो। माइनस करने के बाद आपके पास अगर इतना अमाउंट बच रहा है जो निसाब को पहुँच रहा है, तो ज़कात फ़र्ज़ होगी, वरना नहीं होगी। तो आइए समझते हैं कि ज़कात की कैलकुलेशन करते टाइम हमें किन चीज़ों को जोड़ना चाहिए। नंबर 1, सोना। आपके पास अगर सोना है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, जेवर की सूरत में हो या डली की शक्ल में हो, है ना, या आजकल डिजिटल गोल्ड चल रहा है उसके फॉर्मेट में हो, तो सोना चाहे किसी भी सूरत में हो, आपके पास है तो उसको लिख लीजिए आपके पास कितनी है, ठीक है। कॉपी पेन लेकर बैठे आप लिख लें कि आपके पास कितना सोना है। नंबर 2, चांदी। आपके पास चांदी चाहे जिस सूरत में हो, नोट कर लीजिए कि आपके पास कितनी चांदी है। हो तो ठीक है, नहीं है तो उस कॉलम को खाली छोड़ दीजिए। नंबर 3, नकदी, कैश। कैश आपके पास किसी भी सूरत में अगर मौजूद है उसको भी लिख लीजिए। बैंक में है या आपके पास है या आपने किसी को कर्जे में दिया हुआ है, तो वो कर्जा जो आपके वापस आने की उम्मीद है वो आप नोट कर लीजिए। नंबर 4, बैंक बैलेंस। आपके बैंक में कितना बैलेंस है वो भी नोट कर लीजिए, है ना। किसी को उधार आपने जो रुपए दिए हैं या अमानत दी गई रकम, मान लीजिए आपने किसी को बतौर अमानत कुछ रुपए रखवाए हुए हैं, तो जो भी कुछ आपने किसी को बतौर अमानत रखवाया हुआ है या किसी को उधार दिया है, वो चीज़ भी आप अपनी डायरी में नोट कीजिए। सिक्योरिटी में दी गई रकम, ये भी आप नोट कीजिए। इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने कोई ले रखी है तो उसका अमाउंट आप नोट कीजिए। इसी तरह से आपके पास जो फॉरेन कंट्रीज़ की करेंसी है, मान लीजिए आपके पास रियाल है, आपके पास डॉलर है, वो भी आप नोट कर लीजिए। इसी तरह से बॉन्ड्स, आपके पास अगर बॉन्ड्स हैं, मुख्तलिफ सर्टिफिकेट हैं, है ना, आजकल बड़ा मसला चल रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर, तो अगर वो बॉन्ड है आपके पास तो वो नोट कर लीजिए। इसी तरह से आपके पास कोई अगर फंड है किसी भी तरह का, ठीक है, आपका खुद का फंड, मान लीजिए मकान बनाने के लिए आपने कोई फंड रखा हुआ है या किसी चीज़ की तामीर के लिए आपने कोई फ़ंड रखा हुआ है, आपका अगर वो फ़ंड है तो उसको भी नोट कर लीजिए। सामान्य तिजारत, बिजनेस का सामान,
बिज़नेस का सामान आपके पास कितना है वो भी नोट कीजिए। मान लीजिए आपका परचून की आपकी दुकान है, तो परचून की दुकान में आपके कितना सामान है, 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, वो भी आप नोट कीजिए। या मान लीजिए आपकी कपड़े की दुकान है, तो आपकी दुकान में कितना माल पड़ा हुआ है, वो सारा का सारा माल आप नोट कीजिए। इसी तरह से तैयार माल का स्टॉक, तैयार माल आपके पास जितना भी, मान लीजिए आप माल तैयार करके किसी को सेल करते हैं, तो जितना भी तैयार माल है वो भी आप नोट कीजिए। और बेचने की नीयत से ख़रीदी गई दुकान, आपने कोई दुकान बेचने की नीयत से ख़रीदी हुई है, या आपने कोई मकान या प्लॉट या कोई गाड़ी बेचने के लिए ख़रीदी हुई है कि जैसे ही रेट बढ़ेगी तो मैं इसको सेल कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह से कच्चा माल, कोई माल तैयार करने के लिए आपने कच्चा माल लेकर रखा हुआ है, मान लीजिए आटा पीस कर आप देते हैं, तो आपने गेहूं का स्टॉक लेकर रखा हुआ है, तो वो भी आप नोट कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप प्लस कर लीजिए, जोड़ लीजिए कि इनमें से कितनी चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है। सबको आपने जोड़ा तो मान लीजिए आपके पास बने 4 लाख रुपए आपके पास टोटल बन रहे हैं। 4 लाख आप लिख लीजिए कि भाई सारा सामान मेरे पास जो है वो 4 लाख का है, ठीक है। अब इसमें से माइनस क्या करना है, आपके ऊपर अगर कोई कर्जा है, किसी से आपने कोई कर्जा लिया हुआ है, वो कर्जा माइनस कर दीजिए। अब माइनस वाली लिस्ट अलग बनाइए आप। मान लीजिए आपने किसी से 10,000 रुपये लिए थे, वो आपको वापस करना है, तो 10,000 रुपये माइनस। बीवी का वो मेहर जो आपने अदा नहीं किया, वो भी आप माइनस कीजिए। बिजली का बिल आपके ऊपर अगर है वो भी माइनस कीजिए। गैस का बिल ये भी आप माइनस कीजिए। पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, ठीक है। इसी तरह से अगर आप किराए के मकान पर रहते हैं तो मकान का किराया, यानी जितने भी अमाउंट आपके ऊपर हैं दूसरों के, वो सब माइनस कीजिए आप। दुकान का किराया, गोदाम का किराया, इसी तरह से और दूसरे खर्चे जो आपको पैसे देना है ना, वो सब आप माइनस कीजिए। और आपकी फैक्ट्री में जितने मुलाजिमीन काम करते हैं, तो मान लीजिए ईद का महीना चल रहा है, आप रमज़ान में ज़कात निकालते हैं, तो इस महीने में आपको उन लोगों को जितनी भी तनख्वाह देनी है वो आप माइनस कीजिए। तो आपने जब प्लस वाली लिस्ट को जोड़ा था तो टोटल आपके पास बन रहे थे 4 लाख रुपए। मैं एक मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ मोटा मोटा। और आपको जितने रुपए आपको देना है, बिजली का बिल, मकान का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, दुकान का किराया, मकान का किराया, और जितने वर्कर आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं उनका किराया, वो आपने जब जोड़े तो वो आपको देना है 2 लाख। तो 4 लाख आपके पास हैं और 2 लाख आपको देना है दूसरों को। तो 4 लाख में से 2 लाख आप माइनस कर दीजिए, तो आपके पास अब कितने बचे, 2 लाख बचे। अब ये जो 2 लाख आपके पास बच रहे हैं, तो ये 2 लाख रुपए इतने हैं जो निसाब को पहुंच रहे हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में जो ज़कात का निसाब है वो है 52.5 तोला चांदी। जितने रुपए में आपके इलाके के मार्केट में आ रही है उतना रुपया, ठीक है, उतना रुपया अगर आपके पास है, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, सोना चांदी है ना, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मैंने अभी 12-13 चीज़ें जो जुड़ाई हैं, इन सारी चीज़ों को जोड़कर अगर आपके पास इतना अमाउंट बन रहा है जो निसाब को पहुंच रहा है, और निसाब के पहुंचने का मतलब क्या होता है कि 52.5 तोला चांदी जितने रुपए में आ रही है, इतना रुपया अगर आपके पास है तो फिर आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज हो जाएगी, ठीक है। हमारे इलाके में, शायद हमारे इंडिया में 52.5 तोला चांदी 50-55 हज़ार या गालिबन इसी के आसपास होगी। तो 4 लाख रुपए आपके पास थे और 2 लाख रुपए आपको कर्जा देने थे, तो 2 लाख रुपए माइनस करने के बाद आपके पास बचे 2 लाख रुपए। अब इस 2 लाख रुपए में 2.5% के हिसाब से ज़कात फ़र्ज होगी। 1 लाख रुपए में 2.5% कितना हुआ, 2,500 रुपये। तो 1 लाख रुपए में आपको जो ज़कात देनी है वो 2,500 रुपये देनी है, और आपके पास टोटल है 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए पर जो आपकी ज़कात होगी वो होगी 5,000 रुपये। तो इस तरह से आपने पहले सारा जोड़ा, और जोड़ने के बाद जितना आपके ऊपर कर्जा था, जितना आपको देना था वापस लोगों को, वो सब माइनस किया। और माइनस करने के बाद आपने देखा कि आपके पास 2 लाख रुपए बन रहे हैं, और 2 लाख रुपए इतना अमाउंट है जो निसाब को पहुंच रहा है, तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज होगी। 40वां हिस्सा यानी 2.5% के हिसाब से 2 लाख रुपए पर जो ज़कात बनी वो 5,000 रुपये बनी। तो आप नोट कर लीजिए कि आपके ऊपर जो इस साल की ज़कात है वो 5,000 रुपये है। बात समझ आ गई? तो ये है ज़कात की कैलकुलेशन करने का बिल्कुल सही तरीका जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। अब सवाल होते हैं
कि भाई हमने किसी को कर्जे में पैसे दिए थे, वो तो अभी नहीं मिल रहे। तो अगर उसके मिलने की उम्मीद है, 1 साल में मिल जाएंगे, 1.5 साल में मिल जाएंगे, तो आपको वो ज़कात उसकी देनी पड़ेगी। हाँ, वो अमाउंट जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं होती है, चांस बिल्कुल ख़त्म हो गया, ना के बराबर है मिलना, तो उस पर फिर जब मिल जाए तब ज़कात होगी, जब तक नहीं मिल रहे तो ज़कात नहीं है। इसी तरह से वो जेवर जो बच्चों की शादी के लिए आपने बना के रखे हुए हैं, तो वो भी आप ही के हैं, अभी वो बच्चों के नहीं हैं, वो आपके हैं। वो बच्चों के तब होंगे जब बच्ची की शादी पे आप बच्ची को सौंप दोगे, तो जब तक वो आपके हैं आपको उसकी ज़कात देनी पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि ज़कात की कैलकुलेशन करने का ये तरीक़ा बहुत आसान तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपको समझ आ गया होगा। इस क्लिप को शेयर करें, और ज़कात से मुताल्लिक़ अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। इंशाअल्लाह ज़कात के मसलों को मैं बहुत अच्छे तरीके से 4-6 वीडियो में क्लियर करता रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।